ने भी कुछ अटेम्प्ट्स किए हैं। हालांकि हमारी जो मिलिट्री है उसने सभी अटेम्प्ट्स जो हैं उनको फॉइल किया है। क्या कहेंगे आप? अभी जो स्थिति है इसमें कोई शक नहीं है कि एक प्रकार का एस्केलेशन हो रहा है, क्योंकि पहले दिन जब भारत ने अपना जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो रिस्पांस हमने किया था, उसके बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अपनी जो सैनिक क्षमता है, खास आर्टिलरी और ड्रोन्स का जो प्रयोग किया है और जो उन्होंने टारगेट्स चुना है, इससे हम कह सकते हैं कि एक वर्ग जो है, जो एस्केलेशन लैडर जिसको कहते हैं, कि उसके एक स्टेप, एक मंजिल नहीं, स्टेप ही कहूँगा, एक स्टेप ऊपर गए हैं। तो कल रात को जो भी रिपोर्ट्स आए हैं, जैसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने कई सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है और जैसलमेर जो कि पूरा दक्षिण तरफ है, आगे कश्मीर में भी जहां उनको मौका मिला है एयरपोर्ट्स को टारगेट किया है, तो इससे जरूर हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं। साथ साथ भारत का भी रिस्पांस रहा है। पाकिस्तान के मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि लाहौर तक पहुंचा है। तो इस वक्त मैं कहूंगा कि सिचुएशन जो है काइनेटिक कहते हैं और देखना है कि दोनों देशों के बीच में क्या राजनीतिक निर्णय होगा। यानी कि अंत में ये जो हुआ है पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से, वो एक राजनीतिक निर्णय है, परंतु इसमें ये जो एसिमेट्री है वो इस प्रकार का है कि पाकिस्तान के अंदर जो निर्णय लिया जाता है वो पाकिस्तान का फौज, खास स्थल सेना, वो रावलपिंडी में लिया जाता है और पारंपरिक रूप से यही माना जाता है कि पाकिस्तान का जो फौज है, जो आईएसआई है, वो दहशतगर्दी गुटों को समर्थन देते हैं। तो जड़ वहां पे है। तो इसलिए ये एक प्रकार का तनाव है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो दहशतगर्दी गुटों से समर्थन देना बंद करे। और ये केवल भारत नहीं, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के नागरिक भी चाहते हैं, पाकिस्तान के कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी चाहते हैं, कई बार कहा गया है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी यही चाहता है कि एक न्यूक्लियर वेपन केपेबल स्टेट जो पाकिस्तान है वो दहशतगर्दी को समर्थन ना दे। यूएस ने भी कह दिया है कि डी एस्केलेशन के लिए वो फोर्स नहीं कर सकता है जो सिचुएशन है। आपको लगता है आगे क्या और हो सकता है? लोगों के लिए कोई हिदायत आप देना चाहेंगे? देखिए, अगर हम इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर समीक्षा करे तो बहुत अंतर है, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि जब पुलवामा बालाकोट हुआ था 2019 में, 2019 में, उस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो अपने पहले टर्म में प्रेसिडेंट थे व्हाइट हाउस में, और उस वक्त मुझे याद है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थिति है वो हल हुआ था, उन्होंने कहा बहुत गर्व के साथ कि अभिनंदन जो फाइटर पायलट है, मैंने मीडिएट किया था ताकि जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे डी एस्केलेट हो जाए। तो हिस्टोरिकल या हकीकत हम ये देखें कि इतिहास यही कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब तनाव बढ़ रहा था, एक प्रकार से थर्ड पार्टी, अमेरिका के जो भी गुड ऑफिसर्स आप कह सकते हैं, वो सिचुएशन को धीरे धीरे डी एस्केलेट किया गया था। पर अभी 2025 में पूरा जो माहौल है वो बदल गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस साहब ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान इज फंडामेंटली नॉट आवर बिजनेस। अभी सवेरे मैं देख रहा था वो कोटेशन। उधर आप देखिए बाकी जितने भी शक्तिशाली देश हैं, अगर हम मॉस्को की बात करें, हालांकि वहां पे आज एक बहुत बड़ा परेड हो रहा है और पुतिन साहब के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब वहां पे हैं। अभी पुतिन साहब का पूरा जो फोकस है वो अंदरूनी है, रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर है। और एक और गांठ है इसमें कि अगर हम सोचें कि शक्तिशाली देश आमतौर से भारत के पक्ष में हैं, वो गलत है। कारण ये कि अमेरिका इस प्रकार का अभी जो उनका पोजीशन है पॉलिटिकली, मैं कहूंगा वो काफी डिसइंटरेस्टेड है, लग तो रहा है। दूसरा ऐतिहासिक
रूप से अमेरिका के अंदर जो कहते हैं ना बेल्ट वे, जैसे हमारा साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक होता है, वहां पे बेल्ट वे कहा जाता है सरकार के लिए और सरकार के जितने भी संस्थान हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक प्रकार से पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं। ये अमेरिका हुआ है। रूस जो है इस वक्त एक प्रकार से सिकुड़ गया है, उतना शक्तिशाली नहीं है जितना वो पहले था। और यूरोपियन यूनियन के पास जीडीपी तो जरूर है, वो अमेरिका के बराबर में उनका जीडीपी है, पर उनकी जो सैनिक शक्ति है और राजनीतिक जो कोहिजन है, स्ट्रेटेजिक जो कोहिजन है, वो बहुत ही कम है। वो खुद अभी काफी चिंतित है कि नेटो कहां जा रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा कि भाई देखिए, अगर आप अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे तो हम आपको डिफेंड नहीं करेंगे। रहा चीन, और वहां पे गांठ है, क्योंकि चीन ने कई बार पुलवामा बालाकोट के समय पे भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट जो स्थायी सदस्य हैं, जब उनका मीटिंग हुआ था, सब ने माना कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था, परंतु चीन ने एक टेक्निकल कारण की वजह से सहमति रोक दिया और 3-4 दिन के बाद जब सब देशों ने उनके ऊपर दबाव डाला था, तब उन्होंने अपना टेक्निकल होल्ड को हटाया था। तो मैं यही कह रहा हूं कि भारत को अभी कई प्रकार के विकल्प देखने होंगे, पर ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन सोचना कि हमारे पक्ष में है, वो थोड़ा बेबुनियादी है। तो इसलिए जो बार बार गुरुदेव टैगोर का कहा जाता है, एकला चलो, हमको अपने ही कंधों के ऊपर, और भारतीय फौज जो है बार बार उसने यही साबित किया है, चाहे कारगिल हो, कारगिल के बाद उरी, उरी के बाद पुलवामा बालाकोट, भारतीय फौज की जो बहादुरी है और उनकी जो दृढ़ता है, वो भारत के जो भी उनकी जिम्मेदारी है उन्होंने पूरा किया है। तो उसका खूबी करना चाहिए, और जो राजनीतिक परिपक्वता जो है भारत में, हम यही आशा करते हैं कि वो आगे इस स्थिति को हल करेंगे। नेवी का रोल क्या देखते हैं इसमें आगे आने वाले टाइम में? क्या आपको लगता है नेवी का भी रोल इसमें बढ़ेगा? देखिए, ये जो अभी ऑपरेशन हो रहा है, ये बार बार कहा गया है कि ये इंटर सर्विस है, ये जॉइंट है। हमारे सीडीएस महोदय भी हैं, तो सब मिलके जो भी प्लान है वो बना रहे हैं। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा इसमें और भी क्षेत्र हैं, साइबर है, स्पेस है। तो इस वक्त जो है नेवी का जो रोल है, जैसे हमने कारगिल में भी देखा था, पुलवामा बालाकोट के भी समय पे भी देखा था, कि जो अरेबियन सी है, जो कि मेन थिएटर है, वहां पे एक प्रकार का डोमिनेशन जिसको कहा जाता है, वो मेंटेन करते हैं। तो जैसे स्थिति इवॉल्व होता है, नेवी के पास जो है कई सारे ऑप्शंस हैं, तो उसका जो है इस्तेमाल किया जाएगा। पर भारत को ये भी पता है कि मैरिटाइम डोमेन जो है, समुद्री तट के समुद्री जो डोमेन है, उसके ऊपर अगर कुछ करेंगे तो वो रीजनल ट्रेड के ऊपर भी उसका असर होता है। तो इसलिए हम किसी प्रकार का जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। ये मेरा इस वक्त मैं कहूंगा कि असेसमेंट है कि भारत ये बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी जो संयम है, जो रिस्ट्रेंट है, उसको साबित करना चाहता है। साथ साथ जो दृढ़ता है, जो रिजॉल्व है, वो भी टेबल के ऊपर साबित करना चाहता है। सर, आखिरी सवाल, जो मिसाइल सिस्टम इंडिया का है, जो कि लगातार निष्क्रिय कर रहा है पाकिस्तान के तमाम अटैक्स, उसके बारे में आपका? यही साबित होता है कि कल रात को जो भी हुआ है, और अभी अभी तो मैंने केवल मीडिया रिपोर्ट्स देखा है, ऑफिशियल ब्रीफिंग शायद होगा, पर मीडिया रिपोर्ट्स के आधारित हम यही कह सकते हैं कि भारत का जो S-400 है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो काफी सफल रहा है। कितना सफल रहा है, किस प्रकार से उसने अपने टारगेट्स को पकड़ पाया है, शायद आज के ब्रीफिंग में हमें पता चलेगा। So the situation between India and Pakistan, we are seeing escalation from both the sides. You think this is the solution, or we should resolve for a de-escalation? Nuclear weapon, use of nuclear weapon is the solution? What do you think? Over the last 24 hours, we have definitely seen a degree of escalation in the India-Pakistan post-Pahalgam standoff. India embarked upon Operation Sindoor, and the Pakistani response was of a higher order. And what one can make out from the media reports is that Pakistan has also opened up what you might call as the geographic scope of their response. Latest reports seem to suggest that they have used drones, and that these drones have targeted airports from Jaisalmer all the way into Kashmir. So if you can
Imagine the India-Pakistan line of control and the international border. That's a very large geography. So since Pakistan has chosen to escalate, the Indian response has also been, again, similar, if not more intense. And Pakistani media reports seem to suggest that cities like Lahore and military assets there have been targeted, but we need more credible information. Yes, there is anxiety about the nuclear threshold. A lot of the foreign media has been focusing on that. But my own assessment as an analyst and somebody who has been a student of this India-Pakistan tension, terrorism and the nuclear capability, I would say that both countries have, despite the rhetoric, shown considerable maturity and restraint when it comes to the nuclear capability and are aware of its apocalyptic nature. As of now, I would say that while there has been the occasional intemperate reference from the Pakistani side, some ministers have talked about it, the reading that one gets is that because of the domestic compulsions, because of the regional situation and the global situation, both sides would seek to de-escalate. And I think one interesting development is that while the Pakistani army chief represents the de facto power in Pakistan, General Munir and the corps commanders, the fact that they have a national security advisor who is a 3-star general, a military man who has the confidence of General Munir, would suggest that perhaps, and I've only seen reports so I'm only speculating, that maybe there is some kind of a back channel between the two national security advisors. As it is, there is a hotline between the DGMOs, the Director Generals of Military Operations, which is the military dimension. But we know that India is a democracy. It's a political decision that will be taken by Prime Minister Modi and his cabinet. On the other side, it's a military decision. So I think that is the mismatch. And, this is a case of having to square the circle. One can only hope that de-escalation would be seen as the most desirable objective. What are your comments on the missile system which India has, which has been successful? Based on the reports that we've seen till now, I think an official briefing might provide more detail, but a very short assessment would be that the S-400, which has been under critical scrutiny for a long time, has proved to be successful. How successful, we don't know yet. I don't want to speculate, but clearly the reports that I'm seeing, including from foreign media outlets and within Pakistan, seem to suggest that the Pakistani drone attack has been foiled by India to a large extent.